नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक चैनल पर आपका स्वागत है। तो पिछले 2-3 दिनों से नेपाल में काठमांडू में खास करके कई सारे लोग रास्ते पर उतर आए हैं और मोनार्की की मांग कर रहे हैं, वापस से राजाशाही में वापस जाना चाहते हैं और नेपाल को हिंदू राष्ट्र वापस घोषित करना चाहते हैं, जो हाल में 2008 से सेक्युलर नेशन घोषित किया गया है आफ्टर डेमोक्रेसी रिप्लेस्ड मोनार्की। तो उसी समय से उनके कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म व्याख्यायित कर दिया गया है और उसी सेक्युलरिज्म पर वो लोग चल रहे हैं। तो उसी को वापस रीइंस्टेट करके वापस वहां पर मोनार्की स्थापित करने की बात चल रही है और उसके चलते पिछले कुछ महीनों से समय दर समय प्रोटेस्ट होते आए हैं। और हाल में ये जो प्रोटेस्ट हुए हैं, जो कल प्रोटेस्ट हुए हैं, वो काफी ही मैसिव थे और अल्टीमेटली वो वायलेंट क्लैशेस में तब्दील हो गए। यानी कि वहां पर जो प्रो मोनार्की प्रोटेस्टर्स थे, जो लोग रास्ते पर उतरे थे काठमांडू में, और उसके सामने जो वहां की फोर्सेस और जो प्रो रूलिंग क्लास सपोर्टर थे, उन लोगों के बीच में झड़प हो गई और काफी मात्रा में लोगों को हानि भी हुई, कई सारे लोग घायल भी हुए हैं। इस प्रकार की भी खबरें निकल कर आ रही हैं। लेकिन ये जो पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है और ये जो पूरा एक सिनेरियो माहौल वहां पर क्रिएट हो रहा है, जहां पर ये बताया जा रहा है कि फिर से किंग ज्ञानेंद्र जी को रीइंस्टेट करके वहां पर नेपाल में मोनार्की स्थापित करने की बात चल रही है और वहां पर लोग बहुत ही बड़ी मात्रा में उस बात के सपोर्ट में है। तो उसके ऊपर हमने कुछ खोजबीन की, कई सारे अलग अलग आर्टिकल्स पढ़े, कई सारे अलग अलग विजुअल्स देखे, न्यूज रिपोर्ट्स देखे और साथ ही में उसमें एक हाथ लगा रिपोर्ट, एक सर्वे रिपोर्ट जो कि इसी साल जनवरी में पब्लिश किया गया था, 2025 जनवरी में, जो कि 2024 के दौरान सर्वे किया गया था, उसका रिपोर्ट था। तो उसमें जानने को मिला कि तकरीबन 50% लोग ऐसे हैं नेपाल में जो ये चाहते हैं कि ये जो सेक्युलरिज्म का हिजाब पहने एक गवर्नेंस वहां पर चलाया जा रहा है, जहां पर जो मेजोरिटी है उनको न्याय नहीं मिल रहा है और साथ ही में डेवलपमेंट भी नहीं हो रहा है, इकोनॉमी भी गिर रही है। तो उसी के चलते तकरीबन 50% लोग वहां पर ऐसे हैं जिन्होंने ये बताया कि वे लोग वापस नेपाल को हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करना चाहते हैं, वापस उस स्टेट में जाना चाहते हैं विच वॉज बिफोर 2008। तो ये एक सर्वे का रिपोर्ट था। इसके अलावा ये भी बात निकल कर आई कि 75% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो लोग ये मानते हैं कि या तो बहुत ही हल्का सा इंप्रूवमेंट हुआ है, थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं, या फिर जरा भी चेंजेस नहीं हुए हैं। तो 75% लोग ऐसे हैं, यानी कि 3/4 मेजोरिटी ऐसी है जो कि ये मानती है कि नेपाल में डेमोक्रेसी आने के बाद ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। अदर देन दैट 75% लोग, यानी कि फिर से 3/4 मेजोरिटी ऐसी है जो ये मानती है कि हाल में जो इकोनॉमी की हालत है वो और भी बद से बदतर होती जा रही है और उसको सुधारने की बहुत ही जरूरत है, जो कि इस करंट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस के द्वारा संभवतः नहीं हो पाएगी। इसके अलावा 80% लोग ऐसे हैं जिनका सर्वे किया गया था, उनमें से 80% लोगों ने यह बताया कि नेपाल में करप्शन बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, तो उसी के चलते वो लोग वहां खुश नहीं है। तो ये भी एक सर्वे रिपोर्ट में निकल कर आया। तो इसी प्रकार से अलग अलग कई सारे पैरामीटर पर जब देखें तो बहुत ही नेगेटिव इमोशंस निकल कर आते हैं। तो इन सब को देखने के बाद हमने ये सोचा कि ये जो पर्टिकुलर सर्वे रिपोर्ट है उसके ऊपर कितना भरोसा किया जा सके। तो वो जानने के लिए हमने इसका डेटा सेट जानने की कोशिश की और तब जाकर पता चला कि इसमें सिर्फ 3000 हाउस होल्ड्स में ही सर्वे किया गया है थ्रू आउट 2024, जिसमें 52 डिस्ट्रिक्ट्स में से सिर्फ 3000 हाउस होल्ड्स हैं जहां से ये सर्वे किया गया था। तो ये जो पर्टिकुलर सर्वे निकाला गया था 2025 में, जिसको पल्स ऑफ द पीपल के टाइटल के अंडर में शेयर किया गया था नेपाली टाइम्स के द्वारा, उस पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है। रीजन भी कि उनका जो डेटा सेट है वो बहुत ही छोटा है। तो ये जो 70%, 75%, 80%, 50% जो भी है उसके ऊपर जरा भी रिलाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसमें साथ ही में एक डेटा ये भी दिया गया जो कि ग्लोबल स्टडी से लिया गया था, जहां पर यह बताया गया है दैट 1 मिलियन नेपाली लेफ्ट द कंट्री फॉर स्टडी और वर्क। यानी कि 10 लाख नेपाली सिर्फ पिछले एक साल में नेपाल से निकले हैं। 10 लाख अगेंस्ट 3 करोड़ पॉपुलेशन विच इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ नेपाल। तो नेपाल की सिर्फ 3 करोड़ की पॉपुलेशन में से ऑलरेडी 10 लाख लोग पिछले ही साल में नेपाल से बाहर जा चुके हैं ताकि वो लोग काम ढूंढ सकें या फिर बेहतर एजुकेशन ले सकें। तो उसके चलते भी ये माना जा सकता है कि नेपाल में हाल में जो फैसिलिटीज हैं या फिर जो एम्प्लॉयमेंट का स्तर है वो उतना सफिशिएंट नहीं है या फिर इतना बेहतर नहीं है, जिसके चलते लोगों को दूसरे देशों में जाकर वहां पर एम्प्लॉयमेंट ढूंढना पड़ रहा है। तो इसी प्रकार से वहां की जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं और जो एजुकेशन की स्थिति है उसके लिए ये जरूर कह सकते हैं कि उससे वहां के जो लोग हैं वो जरा भी खुश नहीं है। इसी के चलते एक एक साल में 10 लाख लोग नेपाल से बाहर जा रहे हैं। इसके अलावा एक और डेटा ये भी है कि तकरीबन 40% नेपाली मैन
आर आउट ऑफ देयर होम्स, आउट ऑफ देयर कंट्री फॉर वर्क और स्टडी। यानी कि नेपाल के 40% मेल्स जो हैं वो हाल में नेपाल में नहीं है। तो ये भी एक बहुत ही चिंताजनक बात है। वहां पर सिर्फ महिलाएं रह जाती हैं और जब इस प्रकार का माहौल होता है तो महिलाओं को बाहर जाकर वर्क करना पड़ता है और कई केसेस में ये देखा जा सकता है कि उन लोगों का उत्पीड़न होता है, शोषण होता है। तो ऐसी परिस्थितियां भी आने वाले समय में डेवलप हो सकती हैं। ये सिर्फ पॉसिबिलिटी है, हम ये आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा आने वाले समय में देखा जा सकता है। ऐसे न्यूज भी निकल कर आ सकते हैं, इसकी भी पॉसिबिलिटीज देखी जा रही हैं। तो इसी के सामने वहाँ के जो लोग हैं वो काफी ही फ्रस्ट्रेटेड है वहाँ की एजुकेशन सिस्टम को लेकर, वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशंस को लेकर, क्योंकि वो लोग सफिशिएंट या तो पैसा नहीं कमा पा रहे हैं या तो उनको जॉब्स ही नहीं मिल रही हैं, तभी उनको अपना पूरा देश छोड़कर दूसरे देशों में जाना पड़ रहा है। और साथ ही में हाल में जो वहां पर सरकार है वो भी स्टेबल नहीं है। 2008 में डेमोक्रेसी आने के बाद, यानी कि 17 साल पहले डेमोक्रेसी वहां पर इंस्टॉल की गई थी और उसके बाद से अब तक पिछले 17 सालों में 13 बार गवर्नमेंट्स चेंज हो चुकी हैं। हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं, लेकिन उसका कोई भी मतलब नहीं है। आज कोई पार्टी दूसरी पार्टी को सपोर्ट करती है सत्ता बनाने के लिए, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद या फिर साल भर के बाद से अपना सपोर्ट खींच लेती है, जिससे जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो पार्टी है, उसकी सत्ता गिर जाती है और फिर दूसरी पार्टी सरकार बनाती है। इस प्रकार का पिछले 17 सालों से साइकिल कॉन्स्टेंटली चल रहा है, जिससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। और अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो वहां पर जो भी एक सरकार के द्वारा प्लान्स बनाए गए हैं वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे, वो कंटिन्यू नहीं होंगे। उसको या तो स्क्रैप कर दिया जाएगा या फिर उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा और नए प्लान्स लेकर आएगी। जो भी नई गवर्नमेंट बनेगी वो भी शॉर्ट टर्म के लिए होगा। तो उसी के चलते वहां पर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, वो काफी ही स्टैग्नेट हो चुका है, या फिर ऐसा कहें कि वो गर्त में जाता जा रहा है। इस प्रकार का दिखाई पड़ रहा है। और साथ ही में कई सारे रिपोर्ट्स भी उसी साइड पॉइंट कर रहे हैं कि नेपाल की जो कंडीशंस हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंडीशंस हैं या फिर जो ग्रोथ है एज अ होल सोसाइटी के लिए जो होना चाहिए, उसमें ज्यादा तब्दीलियां नहीं आ रही हैं, रादर दे आर डिटीरियोरेटिंग। तो उसी के चलते वहां पर जो लोग हैं वो धीरे धीरे करके फ्रस्ट्रेट होते जा रहे हैं। तो उसी के सामने एक अल्टरनेटिव प्रेजेंट करने के लिए एक स्पेसिफिक व्यक्ति है, दुर्गा प्रसाई, जिन्होंने ये बीड़ा उठा लिया है कि वहां पर फिर से किंग ज्ञानेंद्र जी जो है उनको गद्दी पर बिठाया जाए, फिर से वहां पर नेपाल में मोनार्की स्थापित की जाए। तो उसी के चलते पिछले काफी लंबे समय से, कई सारे महीनों से वो कॉन्स्टेंटली एफर्ट कर रहे हैं और कॉन्स्टेंटली लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं किंग ज्ञानेंद्र जी के सपोर्ट में, ताकि वो लोग आगे आए और हाल में जो सरकार है उनके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करें और उनके ऊपर ऐसा प्रेशर क्रिएट करें जिससे इस डेमोक्रेसी को हटाकर वापस वहां पर मोनार्की को इंस्टॉल किया जा सके। लेकिन क्या ये हो पाएगा, इसकी अगर डिटेल्स में जाएं तो पिछले काफी लंबे समय से प्रोटेस्ट जरूर हो रहे हैं, लेकिन हाल में भी जो प्रोटेस्ट हुए हैं उसमें जो संख्या बताई जा रही है वो सिर्फ 15,000 लोगों की है। सिर्फ 15,000 लोग ही उतरे थे सड़क पर काठमांडू में अगेंस्ट द 3 करोड़ पॉपुलेशन विच इज देयर इन नेपाल। तो बहुत ही छोटी संख्या है जो प्रोटेस्टर हैं, नंबर ऑफ प्रोटेस्टर्स हैं उनकी। और साथ ही में जो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसमें एक का नाम है राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, वो पार्टी है जो मोनार्की एस्टैब्लिश करना चाहती है, वापस इंस्टॉल करना चाहती है, लेकिन उसका जो वोट शेयर है वो काफी ही छोटा है। वो वहां पर डेमोक्रेसी में भी कोई भी छोटा बड़ा चेंज लाने के लिए सक्षम नहीं है। रीजन बीइंग 2017 में जो इलेक्शन हुआ था उस समय आरपीपी का जो वोट शेयर था वो सिर्फ 2% था और उसके पश्चात 2022 में जो इलेक्शन हुआ है उस समय उनका वोट शेयर सिर्फ बढ़कर 6% हुआ है। तो 6% इज नॉट द वोट शेयर विच कैन मेक मच ऑफ द चेंजेस। तो पॉलिटिकली वहां पर कंपल्जन डाल के ये जो डेमोक्रेसी है उसको रिप्लेस करके वहां पर मोनार्की को इंस्टॉल करना तकरीबन नामुमकिन दिख रहा है हम लोगों को। एक अल्टरनेटिव हो सकता है जिस प्रकार का हमने बांग्लादेश में देखा पिछले साल, उसी प्रकार का अगर एक कू हो जाए, एक कू अटेम्प्ट हो, तो उसके चलते हो सकता है कि डेमोक्रेसी रिप्लेस करके वहां पर मोनार्की वापस इंस्टॉल हो जाए, लेकिन उसके भी चांसेस थोड़े बहुत कम लग रहे हैं। लेट्स सी हाउ इट गोज। अगर पॉलिटिकली मोनार्की इन लोगों को इंस्टॉल करनी है तो उसके लिए जो भी हाल में रूलिंग क्लास है,
चाहे वो कांग्रेस, नेपाली कांग्रेस ले लीजिए, चाहे वो सीपीएन, यूएमएल ले लीजिए, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, ये जो दो पार्टीज हैं दोनों ही मेजर पार्टीज हैं जिनके पास मेजर वोट शेयर है। तो इन लोगों ने चैलेंज किया है, इन लोगों ने कहा है किंग ज्ञानेंद्र जी को कि वो भी इलेक्शन लड़े और वो आकर सत्ता में बैठे, और उसके बाद अगर उनके पास इतना वोट शेयर बनता है तब जाकर वो मोनार्की में ट्रांसलेट कर सकते हैं, इसको मोनार्की वापस इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए काफी लंबा समय लगेगा। अगर दुर्गा प्रसाई और उनकी जो पूरी टीम है वो इसी प्रकार से कॉन्स्टेंटली प्रयत्न करती रही, और अगर ये जो हाल में रूलिंग क्लास है वो इसी प्रकार से अक्षम दिखाई पड़ा, इनस्टेबल दिखाई पड़ा, तो हो सकता है कि आने वाले 10 से 15 साल में मोनार्की इंस्टॉल हो सके। लेकिन उसके पहले मोनार्की आने वाले 2-3 साल 5 साल में इंस्टॉल हो जाएगी। अगर कोई ये कहता है तो वो आपको सिर्फ मूर्ख बना रहा है, ऐसा हमको लगता है, क्योंकि वो पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं है। सिर्फ 10-15 हजार लोगों को या फिर उनके हाउस होल्ड में 3 लोग पर पर्सन ले लीजिए तो भी 45,000 लोग होते हैं, जिसके सामने टोटल पॉपुलेशन 3 करोड़ की है। तो 3 करोड़ के सामने 45,000 लोगों का सपोर्ट इज नॉट अ बिग नंबर। तो उसी के चलते हमको ये लगता है कि इमीडिएटली नेपाल में मोनार्की इंस्टॉल होना और वहां पर हिंदू राष्ट्र उसको घोषित करना, ये इमीडिएटली हम लोगों को पॉसिबल नहीं लगता है, खास करके पॉलिटिकली। आपको क्या लगता है कि क्या मोनार्की नेपाल में आने वाले कुछ सालों में इंस्टॉल होगी या नहीं? ये हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें। क्या ये भारत के लिए अच्छा होगा या नहीं, ये भी हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमारे अनुसार इससे भारत को ज्यादा कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। रीजन बीइंग, भारत जो भी लीडर्स वहां पर चुनकर आते हैं उनके साथ वैसे ही डील करता है जिस प्रकार का डीलिंग वहां से किया जाता है। तो ज्यादातर इट इज डिपेंडिंग ऑन देम, बॉल उनके कोर्ट में ही रहता है। तो अगर वो लोग भारत के साथ रिश्ते अच्छे बनाकर रखते हैं तो भारत की तरफ से 1 का 10 करके दिया जाता है। तो उसी प्रकार से इट इज ऑल अप टू देम हाउ दे वांट टू डील विद इंडिया। हाँ, चाइना को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फर्क जरूर पड़ सकता है, क्योंकि हाल में जो सरकारें हैं, हाल में जो भी दोनों पार्टीज हैं वो ज्यादातर चाइना की तरफ झुकाव रखती हैं। तो चाइना को अगर मोनार्की आती है तो चाइना को थोड़ा बहुत नुकसान झेलना पड़ सकता है। लेकिन लेट इट गोस, आप जरूर करें वीडियो को, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको इस प्रकार मिलती रहे। चलिए, जय